Hello everyone, this is Dr. Pinky Purwakastha, All India Vice President of Sunnandan Bharti Kolkata and Principal of Pragya Kala Kendra, located in Delhi NCR. तो सुनंदन भारती कोलकाता जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है कल्चर और कल्चरल एक्टिविटीज के ऊपर। ये एक बोर्ड है जो खुद मेंबर है इंटरनेशनल डांस काउंसिल सीआईडी यूनेस्को का ISO 9001 2015 सर्टिफाइड है ये। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का भी मेंबर है। और सुनंदन भारती पिछले 29 साल से काम कर रहा है, एग्जाम्स कंडक्ट करा रहा है। And we provide training from beginner level to 7th, 8th years in the field of all kind of music and dance. And yes, in visual arts also, artistry. तो अगर आपको किसी भी बोर्ड से इंक्लूडिंग सुनंदन भारती अगर आप कोर्सेज करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो ये थ्योरीज एंड प्रैक्टिकल पार्ट विल बी ऑफ इमेंस हेल्प टू यू। और ये जो कोर्स है ये स्पेशली डेडिकेटेड हुए हैं towards those people who want to clear UGC NET in the field of this subject, performing arts. तो आप सबका स्वागत है। मैंने खुद ट्रेनिंग ले रखी है डांस की 21 ईयर्स तक। रविंद्र नृत्य, कथक एंड फोक डांस, ये तीनों डिसिप्लिन पे मैंने सीखा है from renowned gurus, and still now I continue whenever I get chance, I get indulged in any kind of workshops. I love it. और मैं यहाँ पे almost 10 साल से सिखा रही हूँ। और along with that मेरे काफी बुक्स आए हैं, कुछ पेपर्स भी ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं फ्रॉम नेशनल इंटरनेशनल लेवल। along with that मैंने ग्रेजुएशन किया है एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स से। आई वाज टॉपर इन द यूनिवर्सिटी। देन मास्टर्स मेरे हैं इकोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस में, और पीजी कोर्सेज मैंने किए हैं इन फोकलोर एंड कल्चरल स्टडीज। तो ये सारी चीजें मेरी क्वालिफिकेशन में आती हैं। एंड होप आई वोंट टू डिसअपॉइंट यू बिकॉज टीचिंग इज माय प्रोफेशन फॉर इयर्स। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पहला चैप्टर जो है वो है स्टडी ऑफ कल्चर्स फ्रॉम प्री हिस्ट्रिक एरा टू 1200 CE। तो हम लोग पहले शुरू करेंगे फ्रॉम प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री किसे कहते हैं? प्री हिस्ट्री इज द सब्जेक्ट दैट मेनली tells the stories, the sequence of events that took place during the old era, जब हिस्ट्री की शुरुआत ही नहीं हुई थी। बिफोर हिस्ट्री इज नोन एज प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री से पहले। तो let's see the PPTs for better understanding. So cultural history of India हमारा टॉपिक है। इंट्रोडक्शन टू प्री हिस्ट्री। तो origin of earth, human beings and geological time scale। तो जैसे कि हम लोग आज पहले दिन से शुरू कर रहे हैं, लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द सिलेबस। तो आज हमारा पहला दिन है। तो पहले दिन हम लोग शुरू करेंगे origin of earth, human beings and geological time scale। तो अर्थ की origin कब हुई? About 4.5 billion years ago as a solidified cloud of dust and gases left over from the creation of the sun। तो सन का जो सन के कुछ टुकड़े रिमूव हो गए थे, और फिर वो जब से धीरे धीरे कूल डाउन हुए और अलग अलग प्लैनेट्स बने, तो अर्थ भी उन्हीं में से एक है। और 4.5 बिलियन ईयर्स एगो जैसे अर्थ की शुरुआत हुई, बट लाइफ बिगन एटलीस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, बिकॉज दैट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक्स एंड फॉसिल एविडेंसेस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जो फॉसिल्स है वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट कैसे कब लाइफ इवॉल्व हुआ, ओरिजिन हुआ, एक्सेट्रा। अलोंग विद दैट रेडियोकार्बन डेटिंग ऑफ रॉक्स आर आल्सो ए गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो डायरेक्ट एंसेस्टर्स जो है ना, हमारे डायरेक्ट एंसेस्टर्स का ओरिजिन हुआ होमोसेपियंस का 4 मिलियन ईयर्स अगो। द जियोलॉजिकल टाइम स्केल को बनाया गया था ऑन द बेसिस ऑफ द रॉक्स अवेलेबल, फॉसिल्स अवेलेबल, एंड
इसमें जो इन सब से जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसके बेसिस के ऊपर एक टाइम स्केल को क्रिएट किया गया, उसे कहा जाता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अगर आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखें तो हमारा जो पूरा ओरिजिन ऑफ द अर्थ से लेके आज तक के समय को 4 एराज में डिवाइड किए गए हैं। प्री कैम्ब्रियन, पेलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सिनोजोइक, ये 4 एराज हैं। इन एराज को भी अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड कर किए गए हैं। तो प्री कैम्ब्रियम में भी बहुत सारे हैं, बट हियर आई एम जैसे कि तब जस्ट इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ बिगिन हुआ था, तो आई एम टॉकिंग अबाउट टॉकिंग फ्रॉम पेलियोजोइक। तो पेलियोजोइक में हमें क्या क्या मिलता है? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलुरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ये सारे पीरियड्स। मेसोजोइक में आता है ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। जुरासिक पार्क के बारे में हम लोगों ने सभी ने सुना है, देखा है मूवीज। तो इट वाज द टाइम जब डायनासोर्स वर वेरी मच एक्टिव। देन सिनोजोइक के अंडर में आता है टर्शियरी। टर्शियरी में आता है क्या, उसमें अलग अलग इपोक्स आते हैं। और नेक्स्ट पीरियड इज क्वार्टरनरी, जो प्रेजेंट एरा चल रहा है सिनोजोइक, उसके अंडर में लास्ट फेज है क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी अभी चल रहा है। अभी इनको अलग अलग इपोक में डिवाइड करते हैं। तो इनमें आप देख सकते हैं इन सब के अलग अलग इपोक्स भी हैं। आई एम नॉट टेकिंग ऑल, आपको जितना जरूरी है मैं उतना ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। टर्शियरी में आता है पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। देन क्वार्टरनरी में प्लेस्टोसिन एंड होलोसिन। तो जैसे कि होलोसिन अभी अभी का जो इपोक है वो है होलोसिन। इससे पहले प्लेस्टोसिन पीरियड चल रहा था। इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, टर्शियरी पीरियड के, सिनोजोइक एरा के टर्शियरी पीरियड में और पेलियोसिन, इयोसिन एंड ओलिगोसिन, ये जो 3 इपोक है, इनमें देखा गया कि मैमल्स जो है वो डोमिनेंट हो गए। इससे पहले अब अगर आप देखें तो एकदम वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म से शुरू हुआ था। धीरे धीरे फिशेस आए और धीरे धीरे अलग 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 रेप्टाइल्स आए, एवरीथिंग। जो हम कहते हैं ना कि 10 अवतार का जो कॉन्सेप्ट है, 10 अवतार के कॉन्सेप्ट में हम क्या देखते हैं? मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार। तो धीरे 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 ऐसे ही बढ़ा है। नरसिंह अवतार, देन वामन अवतार, उसके बाद वामन अवतार के बाद परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार एक्चुअली 10 अवतार के लिस्ट में नहीं आते हैं, क्योंकि कृष्ण पूर्ण स्वरूप है, वहां पे बलराम को एक्चुअली इंक्लूड किया जाता है। और फिर बुद्ध अवतार, फाइनली कल्कि अवतार। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट पार्ट मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह एंड वामन, ये चारों जो इंडिकेट, ये पांचों अवतार इंडिकेट करते हैं कि कैसे इवोल्यूशन शुरू हुई। यहाँ पे अगर आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखेंगे, आपको उसी की छाया आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद शुरू होता है मानव का कल्चरल इवोल्यूशन। मतलब परशुराम अवतार में आप देखेंगे कि उनके हाथ में कुल्हाड़ी है, बिकॉज वामन अवतार के बाद परशुराम अवतार आते हैं। फिर राम के हाथ में धनुष बाण, मोर डेवलप टेक्नोलॉजी आ गई। कृष्ण के पास तो सब कुछ है, इवन ही इज ए गुड म्यूजिशियन टू एंड डांसर टू। तो कल्चरल इवोल्यूशन उस लेवल तक पहुंच चुका है। फिर बुद्ध अवतार, जहाँ पे शांति की जरूरत पड़ गई, वी नीडेड टू टॉक अबाउट कामनेस, अपने मन की शांति, अपनी दुनिया की शांति, एवरीथिंग। एंड देन जब इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बैलेंस जो इम्बैलेंस में बदल जाता है, उसे कहते हैं, ये जो फेज है उसको कहते हैं, दिस इज मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कल्कि। नेचर की खुद की टेंडेंसी होती है, क्या होती है उसमें कि नेचर अप टू सर्टेन लेवल सारे स्ट्रेस को बर्दाश्त कर लेता है, बट बियॉन्ड दैट उसके लिए वो सिस्टम उस स्ट्रेस को बर्दाश्त करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और तभी एक्चुअली सिस्टम कोलैप्स होने लगते हैं। सो तभी नेचर अपने आप को रिकवर करने के लिए या तो बहुत बड़ा स्टेप उठाता है या तो स्टॉप हो जाता है। तो नेचर इज यूनिवर्सल। तो ये जो बड़े बड़े स्टेप उठाते हैं उन्हीं को शायद मार्क किया गया है 10 अवतार के ये 10th नंबर स्टेज में। तो एग्जैक्टली इन दिस मैनर जियोलॉजिकल टाइम स्केल आल्सो स्पीक्स अबाउट दिस। और अभी हम लोग बिलोंग करते हैं होलोसिन में। अब जहाँ पे मायोसिन एंड प्लायोसिन की शुरुआत हुई, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है पेलियोसिन, इयोसिन एंड ओलिगोसिन में डोमिनेंस ऑफ मैमल्स हुआ। मायोसिन के एंड में एंड प्लायोसिन के बिगिनिंग में क्या हुआ, ह्यूमन जैसे फॉर्म्स डेवलप होने लगे, होमिनिड फॉर्म्स डेवलप होने लगे। और फिर प्लेस्टोसिन में एक्चुअल में
अर्लीस्ट होमोसेपियंस आ गए। अभी ये जो मायोसिन प्लायोसिन फेज जो है ना, उसमें क्या होता है, उसमें देखा गया है कि कुछ रीजन्स में जैसे इथियोपिया और आसपास के इलाकों में ही होमिनिड फॉर्म्स रिपोर्ट हुए हैं, बाकी जगह पे नहीं हुए हैं। और प्लेस्टोसिन में क्वाइट गुड नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वर देयर, और वो एक्चुअली में धीरे धीरे होमोसेपियंस का डेवलपमेंट शुरू हुआ फ्रॉम होमिनिड्स। पहले ह्यूमन बीइंग्स के अलग अलग स्पीसीज हुआ करते थे। तो नेचर की एक थ्योरी है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब जहाँ पे रिसोर्सेस, हमारे पास रिसोर्सेस क्या है, वो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, तो वहां पे हमेशा क्या होती है कि रिसोर्सेस के लिए फाइट होती रहती है। अगर आप छोटा सा एक कटोरी ले लेते हैं और वहां पे कुछ अर्थवर्म्स को भी रख देंगे, तो क्या देखेंगे कि वहां पे उनके नंबर्स इतने हो रहे हैं कि दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर। और जहाँ पे वो जो सक्सेसफुल वन है, जिसमें उस वो लेवल ऑफ एडेप्टेबिलिटी है कि वो डील कर सके उस सिचुएशन से, वो ही सर्वाइव करेगा। नो, दिस इज द पैटर्न, दिस इज द ट्रेंड। तो नेचर सिलेक्ट्स द बेस्ट वन। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो अलग अलग होमिनिड फॉर्म्स थे, अलग अलग ह्यूमन बींग्स की स्पीसीज थे, वो either through ice age or that pluvial age जो है ना, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो उन स्टेजेस में बहुत सारे रिमूव हो गए, बट जो फिटेस्ट था दैट वाज होमोसेपियंस, वो स्पीसीज एग्जिस्ट कर गया और आज तक हम लोग यहाँ पे हैं। और यस, हमारे पास नई नई चैलेंजेस आती रहती है, जैसे कि कोविड इज ऑल्सो वन ऑफ देम, एग्जैक्टली इन दैट मैनर। अलग अलग और भी बीमारियां अलग अलग फेजेस में आई हैं, अलग अलग नेचुरल कैलामिटीज हमारे सामने आई हैं, बट हमने अपनी अडेप्टेबिलिटी, हमने अपनी वे टू डील विद द सिचुएशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सारी चीजों का यूज करके हम लोगों ने बार बार साबित किया कि वी आर एक्चुअली द फिटेस्ट वन। तो ये है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। होमोसेपियंस कहाँ से शुरू हुआ है, हम लोग कहाँ से शुरू हुआ है, फ्रॉम प्लेस्टोसिन, प्लेस्टोसिन एपॉक, क्वार्टरनरी पीरियड एंड सिनोजोइक एरा। ये है हमारी आइडेंटिटी एंड वी आर होमोसेपियंस। तो प्रीहिस्ट्री क्या है? प्रीहिस्ट्री मींस बिफोर, प्री मींस बिफोर एंड हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन इवेंट्स। तो रिटन रिकॉर्ड से पहले कि हमारी जो स्टोरी है, हमारी जो दैट इज टाइम ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन है, उसे कहते हैं प्रीहिस्ट्री। So that means entire unwritten history of human physical and cultural evolution beginning around 5 million years ago to invention of writing about 6,000 years ago. तो ये है prehistory का part. Entire prehistory is divided into following stages. क्या क्या stages है? Prehistory of human beings are mainly divided into Paleolithic age, Mesolithic age, Neolithic age and Chalcolithic age. पैलियोलिथिक मतलब एकदम लोअर स्टेट, जब ह्यूमन बीइंग्स ने पहले स्टोन, रॉक्स इत्यादि का यूज करना शुरू किया। तो उसमें भी अलग अलग फेजेस हैं, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। एक्चुअली पैलियोलिथिक एज जो है वो बहुत लंबा दौर है, तो इसीलिए लोअर पैलियोलिथिक का एक डिवीजन बनता है, मिडिल पैलियोलिथिक का एक डिवीजन बनता है, अपर पैलियोलिथिक का और एक डिवीजन बनता है। देन मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, नियो मीन्स न्यू और लिथिक मीन्स एक्चुअली स्टोन। तो आपने सुना होगा कि ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, एंड तो दीज आर द नेम्स एक्चुअली। बट हम लोग जब एंथ्रोपोलॉजिकली स्टडी करेंगे, एज ए परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जब हम स्टडी करेंगे, तो हम लोग साइंटिफिक नेम्स का ही प्रयोग करेंगे, नियोलिथिक एज एंड चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज में मतलब तब कॉपर का यूज होना शुरू हो गया था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखा है चैल्कोलिथिक एज को। तो पैलियोलिथिक एज, टाइम पीरियड बिटवीन 2.5 मिलियन ईयर्स टू 10,000 BC। तो तब इंसान कैसे थे? दे वर केव ड्वेलर्स, hunter gatherers, basic stone and bone tools as well as crude stone axes for hunting of birds and animals were used. Later phase they cooked their catches. तो पहले तो वो लोग क्या करते थे, वो केव्स में रहते थे, वो लोग हंटर्स थे, वो लोग जहाँ पे भी जो मिलता था शिकार करके खा लेते थे, और स्पेशली दे एक्चुअली क्रूड ही खाते थे, और उनका जो हथियार होता था वो बहुत क्रूड होता था, स्टोन एक्सेस फॉर हंटिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स। एंड यस, वो कंदमूल जाती जो चीजें हैं वो भी खाया करते थे।
लेटर फेस दे कुक देयर कैचेस। उसके लिए उनको उन्होंने पहले क्या किया, स्टोन को घिस घिस के फायर की डिस्कवरी करी। और फिर इसीलिए फायर इतना इंपॉर्टेंस भी रखता है हमारी कल्चर में, बिकॉज अगर आप कोई भी काम शुरू करें, कोई भी शुभ कार्य आरंभ हो, तो क्या करते हैं, जोत जलानी होती है, दिया जलाना होता है, या फिर हवन करना होता है। वाई दिस इज सो, क्योंकि हमारा इवोल्यूशन, हमारी जो शुरुआत हुई, we owe to फायर एक्चुअली। इसलिए ग्रीस में, ग्रीस की फोक टेल्स में ये मेंशन है कि जब ज्ञान की देवी एथेना ने क्या किया था, उन्होंने फायर उनसे फायर ले आए थे हरक्यूलिस। तो इट मार्क्ड ए बिग पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन, इट मार्क्ड ए बिग पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। तो लेटर पार्ट क्या हुआ, लेटर पार्ट उन लोगों ने जस्ट अ मोमेंट, लेटर पार्ट उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने खाना बनाना शुरू किया विद दैट फायर एंड यूजिंग कंट्रोल्ड फायर। तो फिर धीरे धीरे ये सारी चीजें इंक्लूड होने लगी। फिर और स्पेशलाइजेशन आई, जैसे कि बेरीज, फ्रूट्स एंड नट्स, इनका प्रयोग भी शुरू हुआ। तो दिस इज द पैलियोलिथिक पीरियड, और यही हमारी कहानी है। मेसोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, मेसोलिथिक पीरियड 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक था। आपको पता होगा बीसीस जितना, मतलब बीसीस का नंबर जितना कम होते हैं, मतलब इट्स क्लोजर टू आस। तो स्टार्टेड विथ नॉमेडिक लाइफ इन कैंप, तब वो लोग नॉमेडिज्म फॉलो करते थे। यहाँ पे क्योंकि रिसोर्सेस की यूटिलाइजेशन के ऊपर मतलब वो प्रेशर भी पड़ता था ना, तो फिर उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक जगह पे वो लोग रहते थे, वहां से रिसोर्सेस यूटिलाइज किए, फिर देन दे शिफ्टेड टुवर्ड्स अनदर प्लेस, और इसी तरह से उनका नोमैडिक लाइफस्टाइल चल रहा था। देन small stone tools, polished and crafted with points attached to antlers, bone और wood to serve as spears and arrows, ये सब चीजें आई। छोटे छोटे माइक्रोलिथिक टूल्स डेवलप किए गए, छोटे छोटे स्टोन्स, जैसे कि क्वार्ट्ज, जैसे कि स्मूथ और पावरफुल स्टोन्स, इनको वो लोग पॉलिश करते थे और फिर किसी बोन में या फिर वुड में लगा देते थे। एंड आई थिंक जो दधीची, महान ऋषि दधीची की स्टोरी है, उसमें अगर आप देखें तो इस तरह के बोन्स के यूज का एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें एक्चुअली हमारे कल्चर से इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि वी कांट, मतलब सिर्फ एक स्टोरी के रूप में हम नहीं देख सकते। ये सारी चीजें जो हमारी माइथोलॉजी है, हमारी फोक टेल्स है, और हमारे जो ये शास्त्र हैं, दे ऑल आर एक्चुअली स्टोरीज ऑफ आवर ओन कल्चर, आवर कल्चरल आइडेंटिटीज। तो फिर एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, इंट्रोडक्शन टू परमानेंट सेटलमेंट। फिर धीरे धीरे लोग परमानेंट सेटलमेंट की तरफ बढ़ चले। नोमैडिज्म से धीरे धीरे वो शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स परमानेंट सेटलमेंट। देन न्यूलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड मतलब काफी नया चेंजेस आ गया था। तब 8000 बीसी से 3000 बीसी तक का समय हम काउंट कर सकते हैं, जहाँ पे हंटर गैदरर जो है वो दे शिफ्टेड टू एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी कही जाती है, जब कहीं पे कोई इंसान शायद जंगल से ग्रेन्स कलेक्ट करके लाया था, और फिर कुछ बीज उसके घर के सामने गिर गए, वहां पे प्लांट फॉर्म हुआ, और फिर उनको रेडिली अवेलेबल हो गया वो ग्रेन्स। तो उसी से सब इंटरेस्टेड हुए कि क्यों ना हम लोग खुद एग्रीकल्चर को मतलब शुरू करें, ताकि सेटल लाइफ ह्यूमन बीइंग्स की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी। बिकॉज छोटे छोटे बच्चों के साथ हमेशा ट्रेवल करते रहना, एनिमल्स इतने बड़े थे, रात, आज के दिन में हमारे पास शहर में लाइट्स हैं, गांव में भी लाइट्स हैं, या फिर एटलीस्ट वी हैव केरोसिन, वी हैव कैंडल्स, है ना, तब कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए मैंने कहा ना कि ऋषि आश्रम इसीलिए हमेशा इतना इंपॉर्टेंस रखते हैं, बिकॉज वो लोग वो कल्चर के स्रोत थे। वहां पे जिसकी वेद कहिए, वेद ऐसे एज श्रुति पास डाउन हुई फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। वहां पे हमें क्या मिलता है, वहां पे हमें मिलता है कि हर एक नेचुरल कंपोनेंट को एज भगवान पूजा गया है। इंद्र को, वरुण को, अग्नि को, हम नेचर का वर्शिप करते थे।
एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ आवर कल्चर इज दैट कि नेचर की वर्शिप करना। फिर आया क्या, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड कल्टीवेटेड सीरियल ग्रेन्स। यहाँ पे भी आप एक इम्पॉर्टेंट थिंग देख सकते हैं कि स्वयं कृष्ण और बलराम, बलराम कौन है, एग्रीकल्चर के देवता हैं, उनके कांधे में क्या रहता है, हल रहता है, तो ही इज द गॉड ऑफ एग्रीकल्चर। और कृष्णा, ही इज द गॉड ऑफ दैट इज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड, है ना। सो ये जो दो चीजें हैं, ये दो चीजें इतना सुंदर रिफ्लेक्ट होता है हमारे कल्चर में कि हमने बहुत सारे अंग्रेज हैं जिन्होंने अपनी स्टडीज में कहा था पहले, जब इंडिया जब कॉलोनियल फेज से गुजर रहा था, कि इंडिया हैज नो हिस्ट्री, इंडियन लोगों में हिस्ट्री लिखने की प्रवणता नहीं है। बट शायद ही कोई भी देश हो जहाँ पे इंडिया की जैसी हिस्ट्री को इतना सुंदर तरीके से मैनेज किया गया हो। हमारे पास इतनी सारी स्टोरीज है और उनमें उनमें जो सारी कल्चरल एलिमेंट्स हैं, ये अपने आप में प्रूव करती हैं कि कैसे हम इवॉल्व हुए। Then polished hand axe, edges for plowing and tilling the land, and started to settle in the plains. Farmers, home construction and art, including pottery, sewing and weaving, तो ये सारी चीजें आने लगी नियोलिथिक फेज में। Then Chalcolithic age. Chalcolithic में क्या है, अर्ली कॉपर मेटलर्जी appeared and the copper age was originally defined as a transition between Neolithic and Bronze age. यहाँ पे कॉपर का यूज होता था, जबकि नेक्स्ट फेज जो आया वो ब्रॉन्ज एज था। एंड कॉपर एज इज कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ ब्रॉन्ज एज रादर देन स्टोन एज। तो स्टोन एज के बाद वो इवॉल्व हुआ और नेक्स्ट उसके बाद का फेज जो है वो ब्रॉन्ज एज है। तो कॉपर एज को कहा जाता है ट्रांजिशन फेज। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए बाय। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।